नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का बड़के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कम समय में कैसे करें एग्ज़ाम की तैयारी। देखिए, कम समय से मेरा मतलब ये नहीं कि 2 दिन बचे हैं और आज आपने वीडियो देखा और परसों आपका पेपर बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि 2 दिन में मैं कोई ऐसे आपको अमूल चूक दवा देने वाला हूँ या इसमें कोई रेसिपी बताने वाला हूँ जिसको आप बनाइए घर पर और पी लीजिए या खा लीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है यहाँ पर। ना कोई मैं आपको एक वही होता है ना कि जादू कोई मंत्र टाइप में देने वाला हूँ कि नहीं उसको जप लीजिए बस आपको आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, एक नियत समय नियत एग्ज़ाम के लिए तय होता है कि इतने समय में अगर आपने पढ़ाई की। ऐसा तो है नहीं कि आपने हाई स्कूल 12th इंटरमीडिएट कुछ तो किया ही होगा आपने, उसके बाद आप तैयारी में जुटते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बचपन से ही तैयारी में लग जाते हैं। मैं बात करूँ आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है पेट के बारे में। ठीक है, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, इसको मैं अगर बात करूं हिंदी में कहा जाता है प्रारंभिक आहर्ता मतलब योग्यता परीक्षा। ठीक है, प्रारंभिक आहर्ता परीक्षा। ये एग्ज़ाम जो है अगर डेट की माने तो 15-16 अक्टूबर के करीब जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, अगर मैं मोटा मोटा आपको एक जनरल आइडिया दूं तो आप ये समझ सकते हैं कि तकरीबन 2 माह का समय आपके पास बचता है। 60 डेज़ का 60 डेज़ का आपके पास समय बचता है, 60 दिनों का। देखिए, 60 दिनों का ये समय जो है इस एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त है, क्योंकि ये कोई बहुत बड़े यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम नहीं है कि 60 दिन आपके लिए कम है। और ऐसा भी नहीं है कि इसमें बहुत बड़ी चीज़ें आपसे पूछी जा रही हों या मांगी जा रही हों। ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि नहीं, 60 दिन बचे हैं, हमारी कोई तैयारी नहीं हो सकती है। अगर आपने केवल अपनी बेसिक एजुकेशन ही कर रखी है तो उस बिहाफ पर भी आप पेट की परीक्षा को निकाल सकते हैं। देखिए, बात निकालने या पास करने की अलग होती है, लेकिन एक अच्छे नंबर लाने की बात अलग होती है। देखिए, पास करने का तो आपने देखा होगा कि 33% पे भी कहीं ना कहीं 34 या 34% पे भी कहीं ना कहीं पास कर दिया जाता है 3rd डिवीज़न टाइप में। या आपने अगर उसमें 34 या 100 में 34 नंबर पर आ गए तो वहाँ पास कर दिया जाता है। बात होती है कि एक अच्छे और सम्मानजनक स्कोर की। यहाँ ये जो आपकी 60 दिन की तैयारी है वो मैं पेट के लिए कहूँ तो ये आपके लिए पर्याप्त समय है। जो कुछ लोगों ने अगर प्रारंभिक तैयारियाँ कर रखी हैं तो टेट और सीटेट के लिए भी ये पर्याप्त समय माना जा सकता है। ठीक है, अगर आपने इससे पहले पढ़ाई कर रखी है तो भी आपके टेट और सीटेट के लिए ये पर्याप्त समय है। जिन लोगों की तैयारी अच्छी है वो इस तैयारी को एज ए स्प्रिंट मूवमेंट काउंट कर सकते हैं। स्प्रिंट मूवमेंट बताऊंगा आपको क्या होता है। स्प्रिंट मूवमेंट होता है कि जब कोई धावक, ठीक है, एथलीट, ठीक है, किसी एथलीट को मान लीजिए, अब ये आपकी उसको मान लीजिए 400 मीटर की दौड़ दौड़नी है। ठीक है, 400 मीटर की उसको दौड़ दौड़नी है। तो वो धावक क्या करता है कि आखिरी के 100 मीटर को, आखिरी के जो 100 मीटर है इनको एज अ स्प्रिंट अपने लिए संजो के रखता है। ठीक है, संजो के क्यों रखता है? इस ड्यूरेशन में वो अपने शरीर की सारी ताकत लगा देता है। यहाँ से अगर वो दौड़ना चालू करता है और यहीं से अगर पूरी ताकत झोंक देगा तो यहाँ आते आते क्या हो जाएगा, वो उसकी बैटरी हो जाएगी लो। ठीक है, और वो हो जाएगा स्विच ऑफ। अच्छा, तो यहाँ पर क्या करता है, वो अपनी एक एवरेज में चलता है। ठीक है, एक ऐसी ताकत झोंकता है कि ना तो ये ज़्यादा ही हो और ना ये कम ही हो। वो एक अपने औसत चाल से दौड़ता है यहाँ तक। जब 100 मीटर बचते हैं तो वो अपने शरीर की पूरी ताकत झोंक देता है ताकि वो इस रेड रिबन को क्रॉस कर सके। क्योंकि आपके इस रेड रिबन को क्रॉस करने के बाद में, या मैं कहूँ उसकी सीमा को क्रॉस कर लिया, आप कितने भी दौड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये एनर्जी बचा के करेगा भी क्या इसके बाद? ठीक है, तो लेकिन जो इसकी शरीर की एनर्जी है वो आपको पता होती है कि मेरे शरीर की एनर्जी कितने दूर तक मैं इसको अच्छे से जो है दौड़ सकता हूँ। तो वो क्या करता है कि जो 100 मीटर बचते हैं उसमें अपने शरीर की पूरी ताकत झोंक देता है। तो जो बच्चे ऐसी तैयारी कर चुके हैं, जिनकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो चुकी है, उनको जब 1 महीने या 2 महीने का समय मिलता है तो वो उनके लिए माना जाता है स्प्रिंट का पीरियड। स्प्रिंट मतलब एक तेज दौड़ होती है। ठीक है,
तो वो यहाँ से अपनी तैयारी को देख सकते हैं। रही बात, मैं बात करता हूँ कि भी इन 60 दिनों में आपको कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। सो ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए मेन बात अपने टॉपिक पे आते हैं। सो करना क्या है आपको, जब भी किसी आप एग्ज़ाम की तैयारी करिए, चाहे वो पेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे टेट हो, ठीक है, सबसे पहला काम करिए नो योर सिलेबस। नो योर सिलेबस का मतलब होता है अपना सिलेबस जानिए, अपना पाठ्यक्रम, हिंदी में बोलते हैं इसको पाठ्यक्रम, ठीक है। पाठ्यक्रम जो बच्चे नहीं जानते हैं या नहीं समझते हैं, पाठ्यक्रम का मतलब ये होता है जब भी आप अपनी बुक खोलते होंगे तो उसमें लिखा होता है एक चैप्टर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये इतनी पेज पे है, ये इतने पेज पर है, उसके ऊपर मोटा मोटा लिखा रहता है पाठ्यक्रम, ठीक है। तो जब भी कोई संस्था, जैसे मैं मान लूँ पेट एग्ज़ाम को ले लूँ, ठीक है, पेट एग्ज़ाम को ले लूँ, तो पेट एग्ज़ाम कंडक्ट कौन करवाता है, UPSSC करवाती है, UPSSC करवाती है, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। UPSSC क्या कराती है, इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। UPSSC इसके लिए एक मानक आधारित करती है कि भी इसमें हमें कैसे क्वेश्चन पूछने हैं या किस विभाग से लेने हैं। देखिए, अंडर द सन सब कुछ नहीं पढ़ना है, ये बात आप मान के चलिए, चाहे आप IAS BCS बनने जा रहे हो और चाहे आप एक छोटे से पेट के एग्ज़ाम के लिए या अपने स्कूल के एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए जा रहे हो। अब आप हाई स्कूल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपसे 11th का तो पूछेगा नहीं, समझ में आ रही बात। तो सेम बात यही होती है कि जब भी आप देखिए कि भाई UPSC में आपको, UPSSC में आपको पेट की जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है वो ये देखती है कि भाई हमने योग्यता क्या रखी है, एलिजिबिलिटी क्या रखी है इसके लिए, ठीक है, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करें, योग्यता की बात करें तो केवल 10वीं पास जो है, 10वीं पास और उसके ऊपर, तो 10वीं पास इसकी मिनिमम योग्यता है। तो 10वीं पास आप समझ सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति 10वीं पास है तो जायज़ सी बात है कि BSc के ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे कि नहीं अब BSc या इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, सामान्य सी एक एजुकेशन के तहत जो है उससे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर मान लीजिए 10वीं पास उसमें बताया गया है, 10वीं पास, ठीक है, तो अगर वो 10वीं पास ही उसकी मिनिमम क्राइटेरिया है तो आयोग इस बात का भी ध्यान रखता है कि ये 10वीं पास भी लड़का बैठ रहा है उसमें, उसके हिसाब से भी क्वेश्चन रखे जाएं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि नहीं अब कहीं से भी क्वेश्चन कैसे भी लाके दे दिए जाएं, ठीक है। तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, अपना सिलेबस जानेंगे। जैसे मान लीजिए आपने इतिहास देखा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मैं पेट के बारे में ही लेके चल रहा हूँ क्योंकि पेट का एग्ज़ाम आपका 2 महीने बाकी है और मिनिमम ड्यूरेशन इसी में है, बाकी सिलेबस इससे आप जो मैं बता रहा हूँ पेट को आप रिप्लेस कर लीजिएगा अपने एग्ज़ाम से, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ पेट की, तो जैसे मान लीजिए इसमें हिस्ट्री पूछ रहा है, ठीक है, हिस्ट्री पूछ रहा है, जियोग्राफी पूछ रहा है, ठीक है, इसमें पूछ रहा है आपका पॉलिटी पूछ रहा है, ठीक है। मैं जस्ट 2 ही 3 का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आपका मान लीजिए हिस्ट्री पूछ रहा है, तो हिस्ट्री में से ऐसा नहीं कि सब कुछ पूछेगा, ठीक है। जैसे सुंद घाटी की सभ्यता हो गई आपके, बाकी जो चीज़ें हो गई कि भैया इसमें युद्ध हो गए कुछ, ठीक है, और जो भी चीज़ें होंगी, जियोग्राफी में हो गया कि भाई यहाँ का हमें जलवायु परिवर्तन या जो भी चीज़ें हैं उस तरीके से जो हमने एग्जाम्पल लेने हैं कि भाई उसमें से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो पॉलिटी मान लीजिए हो गया कि राजनीतिक, राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, राज्यसभा, लोकसभा, सो ये जो सारी चीज़ें हो गई ये उसमें दी होंगी कि भाई इतना से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और कितने नंबर के आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री आपका 5 नंबर का आ रहा है, ठीक है, जियोग्राफी आपका 5 आ रहा है या पॉलिटी आपका 5 आ रहा हो, जो भी नंबरों का विभाजन हो वो आप अपने दिमाग में रखिए। और अगर आप इन चीज़ों को याद नहीं रखना चाहते हैं तो इनको क्या करिए, अपने मोबाइल में इनका जो सिलेबस डाउनलोड करिए, उसको अपने पेपर पर लिखिए और जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं वहाँ आप इसको चिपका दीजिए, ताकि हमेशा देखिए सिलेबस रटा हुआ होना चाहिए। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सिलेबस आपका रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि बिना सिलेबस के अगर दिशाहीन पढ़ाई आप करते हैं, जो सिलेबस में नहीं आने वाला है उसको भी आप पढ़ रहे हैं। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, अगर आप UPSC की तैयारी भी कर रहे हैं, अगर आप एक UPSC एस्पिरेंट्स हैं और UPSC की भी तैयारी करना चाहते हैं, तब भी आपको सिलेबस रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि ऐसा किसी भी एग्ज़ाम में नहीं होता है कि अंडर द सन सब कुछ पूछा जाए। सो यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपके लिए कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है।
अब बात आती है, चलिए हमें सिलेबस भी पता हो गया कि कौन से एग्ज़ाम में कितने नंबर का आएगा, कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आएगा। अब हमें क्या करना चाहिए? चलिए आपने सिलेबस पता कर लिया, सिलेबस को आपके जहाँ पढ़ते हैं वहाँ चिपका भी लिया। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे कदम के ऊपर। दूसरे कदम में क्या करना है? मान लीजिए आपको पेट एग्ज़ाम देना है, तो आप गए पेट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर, मोबाइल से डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो बुक्स भी मिलती हैं मार्केट में 20-25 रुपये की, जो भी मिलती हो, ठीक है। आप किसी एक बुक को लेके आइए जिसमें पिछले 5 सालों के, मिनिमम 5 सालों के क्वेश्चन पेपर उसमें हों। अब आपको कुछ नहीं करना, देखिए आपने पढ़ाई तो की नहीं है अभी, आप कुछ नहीं, उस क्वेश्चन पेपर को पढ़ जाइए बस। केवल क्या कर लीजिए, उनको पढ़ लीजिए, उनके आंसर देख लीजिए, उनको क्वेश्चनों को देख लीजिए एक बार। 5 सालों की नहीं कहूँगा, लेकिन 1-2 सालों के आप एटलीस्ट अगर पढ़ सकते हैं तो ये काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो आपको क्या करना है? इनको गो थ्रू करना है। गो थ्रू मतलब होता है इनको थॉरोली नहीं जाना है, एकदम नहीं उसमें अटक नहीं जाना कि नहीं इसका क्वेश्चन का आंसर निकालना है, बस आप केवल क्वेश्चन को पढ़िए। किसको बात कर रहा हूँ पढ़ने के लिए? क्वेश्चन को, ओनली क्वेश्चन पढ़िए आप, केवल प्रश्न को पढ़ना है आपको। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए, आंसर पढ़ सकते हैं तो सुभान अल्लाह, ठीक है, नहीं पढ़ सकते हैं तो कोई बात ही नहीं। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप क्वेश्चन पढ़िए। अब मैं ऐसे क्वेश्चन पढ़ने के लिए क्यों कह रहा हूँ? देखिए समस्या क्या होती है कि अधिकतर जो बच्चे गलती करते हैं वो क्वेश्चन को ना समझ के या ना पढ़ के ही करते हैं। उन्होंने देखा नहीं, बस आंसर में देखा ये आपका जो आंसर मिल गया 14-15 जो मिल रहा है, बस लो टिक मार दिया। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी आपके क्वेश्चन ही आपके आंसर की ओर इंगित करते हैं या बताते हैं कि आंसर ये होगा। तो क्वेश्चन पढ़ने से आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि कम से कम आपको ये बेसिक आइडिया ये मिल जाएगा कि नहीं एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन पूछे कैसे जा रहे हैं, ठीक है, कैसे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा कि नहीं क्वेश्चन पूछे कैसे जा रहे हैं, तब आप उसी दिशा निर्देश के अनुसार आगे पढ़ाई करेंगे। ऐसा नहीं जैसे मान लीजिए भाई मैं पूछ रहा हूँ कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे है, सीधा ऐसा क्वेश्चन है कि भैया सिंधु नदी के किनारे है, ये सिंधु घाटी की सभ्यता है तो सिंधु नदी के किनारे होगी। अब मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे, कहीं आपको ऐसा लगा भी, अब आपके, मैंने कहा आपके पड़ोसी में किसका घर है, एग्जाम्पल के लिए आपने क्या बताया, नहीं पड़ोस में हमारे इनका घर है, बात खत्म हो गई, इतनी बात खत्म हो गई। अब मैं ये पूछ रहा हूँ, नहीं आपके पड़ोस में जो रहते हैं उनके मामा के, ताऊ के, चाचा के लड़के के नाना का घर कहाँ है। अब आप क्या करेंगे? आप ये कहेंगे कि या तो दिमाग से आउट है, इतना हार्ड क्वेश्चन कौन पूछता है, ठीक है। सो लेवल ऑफ क्वेश्चन आपको वहाँ से पता चलता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने आपको बताया, तो जब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं एग्जाम में कि जो बहुत इजी होते हैं, वेरी इजी टाइप आते हैं, और लोग उन्हीं को गलत करके आते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, एक अपर लेवल का एक लेवल यहाँ होता है, वो इस लेवल की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। 10वीं पास अगर मांगा हुआ है तो उसी लेवल में जाके आपको पढ़ाई करनी है। हमें वहाँ इतना बड़ा डाटा नहीं देना है कि नहीं कितना हमें, अब हमसे पूछ रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता, तो हमने ये नहीं कहना कि नहीं सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी किनारे नहीं है, वो तो एक वो नदी यहाँ से निकलती है, तो वहाँ से जो निकलती है उस जगह से उसका उद्गम स्थान है और वहाँ से हम इसका नाम लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो बेसिक आइडिया इतना मिलेगा आपको क्वेश्चन पढ़ने से कि जो क्वेश्चन का लेवल है, लेवल ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन का जो लेवल है वो आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि मुझे किस लेवल पे पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बहुत डीप में जाके पढ़ना है, ठीक है। और पेट का एग्जाम भी इतना बहुत बड़ा वो नहीं एग्जाम है कि नहीं भी आपको एकदम से यूपीएससी लेवल पे इतने डाटा इकट्ठे करने हैं, ठीक है। सो ये ध्यान रखिएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ अपने तीसरे पॉइंट की तरफ में जाता हूँ, ठीक है। ये हमारी तैयारी हो रही है किसी एग्ज़ाम को लड़ने के लिए। देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है रणनीति बनाना, मेक योर टाइम टेबल। टाइम टेबल का मतलब जानते हैं? देखिए आपने कभी कभी सुना होगा गोरिल्ला युद्ध, सुना होगा, ठीक है। अभी आपने बाहुबली भी देखी होगी, तो उसमें देखा होगा युद्ध की रणनीति बनाई जाती है कि भाई अगर मान लीजिए सेनाएं यहाँ से आ रही हैं तो अपने हम आगे कौन से सिपाही रखेंगे, तो खाने कहाँ रखेंगे, बंदूकें कहाँ रखेंगे, और यहाँ से जा करके इनको घेरेंगे। रणनीति सोचते हैं आप, ठीक है। रणनीति मतलब होता है कि किसी चीज़ को पकड़ना, कैसे पकड़ा जाए। अब जैसे मान लो चिड़िया ही पकड़ना है, बचपन में बहुत लोग क्या करते थे, एक ऐसे बास्केट रख दी, यहाँ पर एक डंडा लगा दिया, इससे एक रस्सी बांध दी और यहाँ पर इसको गिरा के पकड़ते थे। कुछ लोग जानते होंगे। सो जब भी किसी चीज़ को पकड़ना होता है
उसकी एक रणनीति बनाते हैं। चाहे मछली पकड़ना होता है, क्या करते हैं उसमें आगे एक बेट लगाते हैं, बेट मतलब एक टुकड़ा लगाते हैं किसी चीज़ का, चाहे जो मछलियों को पसंद होता है, ठीक है, केचुए का या किसी चीज़ का टुकड़ा लगा देते हैं ताकि मछली आए, या आटे का टुकड़ा लगा दिया हमने, मछली आए और खाए और उसको हम खींच लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो जब भी किसी चीज़ को जीतना होता है उसके लिए एक रणनीति होनी चाहिए। बिना रणनीति के, बिना हथियारों के, बिना तैयारी के आप किसी एग्जाम में कूद पड़े तो क्या होगा, आप वहीं धराशायी, ठीक है। सो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मेक योर टाइम टेबल, ये टाइम टेबल ही आपकी रणनीति है, ठीक है। आपको एक रणनीति बनानी है कि भाई मुझे पढ़ाई कैसे करनी है। मान लीजिए आपने सोचा कि नहीं भाई मुझसे रणनीति वगैरह नहीं बन पा रही है, तो आप कुछ मत करिए, आप सीधे सीधे जितने सेक्शन आपके हैं, ठीक है, मान लीजिए 8 सेक्शन 10 सेक्शन जितने भी सेक्शन है सभी के 20 क्वेश्चन निकाल लीजिए, ठीक है, 20 क्वेश्चन निकाल लीजिए पर डे। 20 क्वेश्चन, आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे 20 क्वेश्चन MCQ पर डे हर सेक्शन के सॉल्व करने हैं। अगर मैं इसी को मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 60 से, तो ये कितने बन जाते हैं, 1200। आपके टोटल 1200 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, और इतना बड़ा वो एग्ज़ाम नहीं है कि किसी सेक्शन के आपने 1200 क्वेश्चन तैयार कर लिए। मान लीजिए 1200 नहीं तैयार कर पाते हैं, बीच में एक आध दिन छुट्टी पड़ गई, शादी पड़ गई, विवाह पड़ गया, मुंडन पड़ गया, छेदन पड़ गया, तो उसके लिए भी आप हटाइए, यहाँ 1000 कर देता हूँ मैं। और 1000 क्वेश्चन एक सेक्शन से हिंदू घाटी सभ्यता के आप किसी इतिहास के 1000 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं और अच्छे क्वेश्चन तैयार करते हैं, तो मैं नहीं मानता हूँ कि इतना बड़ा एग्ज़ाम आपके लिए ठहरेगा। इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। सो हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि जो आपके चुनाव हो क्वेश्चन का वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आपको 20 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से लेने हैं और उनको सॉल्व करने हैं डेली वाइज, ठीक है। जो बच्चे टाइम टेबल बना सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो हर एक सेक्शन को पहले तो पढ़ें, उसके बाद उसमें से क्वेश्चन बनाएं। पढ़ाई का जो आपका लेवल है वो यही बताएगा कौन, जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पेपर जब पढ़े रहेंगे आप, तभी आप पढ़ाई में ये नहीं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत अंदर डीप जाके पढ़ना है, ऊपर ऊपर तक पढ़ लेना है, ठीक है। सभ्यता में नगरीय व्यवस्था कैसी थी, ठीक है, क्या क्या कहाँ कहाँ मिला, बस इतना ही। ऊपर ऊपर से जो जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं वही इकट्ठा करिए और अपने क्वेश्चन पेपर पे चले जाइए। अब आता है मेक योर अब आता है हमारा चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट आता है न्यूज़पेपर रीडिंग एंड, क्या होता है, ये मैंने लिखा हुआ है आकाशवाणी लिखा हुआ है, माफ कीजिएगा, ठीक है, आकाशवाणी। आकाशवाणी FM देखते होंगे, बहुत लोग सुनते होंगे, कुछ लोग के घर में जो बुजुर्ग आदमी वो भी आज भी सुनते हैं। देखिए न्यूज़पेपर में पहले तो वो न्यूज़पेपर हटा दीजिए जिसमें चिल्लाते हैं लोग ज़्यादा, ठीक है, वो चिल्लाते ज़्यादा, न्यूज़पेपर कम सुनाते हैं। और दूसरा जो न्यूज़पेपर ऐसे आते हैं ना, उसमें आधा तो एडवर्टाइज होती है, किसी की भैंस खो गई, ठीक है, किसी के यहाँ कुछ हो गया, तो वो चीज़ें वो सारे न्यूज़पेपर आपके लिए मतलब कारगर नहीं है। संपादक की एक पृष्ठ आता है, उसको पढ़ सकते हैं आप, या फिर जो आपकी काम की चीज़ें मिले। न्यूज़पेपर नहीं भी आता है, देखिए मैंने क्या कहा, आप आकाशवाणी शाम को जो 9 साढ़े 8 बजे करीब में जो आकाशवाणी पे समाचार आते हैं, अगर आप हिंदी में सुन सकते हैं तो हिंदी में, इंग्लिश में सुन सकते हैं तो इंग्लिश में। तो आपको एक न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए। हाँ, न्यूज़पेपर को अपने साथ जोड़िए, जैसे चाय आप मान लीजिए सुबह पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं, वहाँ पर न्यूज़पेपर को हमेशा जोड़ के रखिए कि नहीं मुझे उसके साथ न्यूज़पेपर पढ़ना है। देखिए इससे आपका डेली करंट GK GS, इसका कोई बुक या कोई किताब नहीं आती है। GK GS की मैं बात करूँ, किताब का मतलब ये है कि कहीं से आपको ऐसा नहीं है कि 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन डेली मिल जाएंगे, ये तो आपका ऐसे डे बाई डे तैयार होता रहता है। आप बस थोड़ा अवेयर रहिए आपके आसपास हो क्या रहा है। जैसे अभी इस महीने की मैं बात करूं या इस साल की बात करूं तो इतनी बड़ी बड़ी नियुक्तियां हुई, राष्ट्रपति की नियुक्ति, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति, CGI की नियुक्ति होने वाली है। तो जो इतने बड़ी बड़ी नियुक्तियां हो रही हैं तो आपको एटलीस्ट उनके नाम तो पता रहेंगे। यही क्वेश्चन वहीं से सीधे उठा लिए जाते हैं और कुछ नहीं, इसमें बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है, ठीक है। सो GK GS जो आपका है वो यहीं से तैयार होता रहेगा। अगर न्यूज़पेपर आता है तो अच्छी बात है, नहीं भी आता है आपके पास एक मोबाइल तो होगा ही, उसमें कोई भी एक न्यूज़पेपर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और उसके जो आपके काम की चीज़ें लगे, जो हाँ काम की उन्हीं को पढ़िए केवल, बाकी बेकार की चीज़ें, राजनीति में क्या हो रहा है, कौन किसके दल में आया, कौन किसके दल में गया, ये सब आपसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो GK GS का ही आपका ये जो मेन इम्पॉर्टेंट दिखाएगा कि भाई GK GS आपका तैयार होता रहेगा और आप अपने आसपास की चीज़ों से अवेयर रहेंगे, देश दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं रिवीजन की। पांचवा मेरा पॉइंट जो है वो है रिवीजन का। तो देखिए रिवीजन सबसे बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। कुछ भी आपने पढ़ा उसका रिवीजन नहीं किया, जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन ही पढ़े, मैंने कहा नहीं मैं आपके 200 क्वेश्चन हटा देता हूँ, मान लीजिए 1000 ही क्वेश्चन है, तो जब भी आपको कोई चीज़ आप पढ़ते हैं
उसका अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो वो आप जायज़ सी बात है भूल जाएंगे, ठीक है। तो रिवीजन करने के लिए ये ज़रूर ध्यान रखिए कि या तो आप डे वाइज कुछ पीरियड निकाल के रखिए, अगर डे वाइज नहीं तो एवरी थर्ड डे, एवरी फोर्थ डे निकालिए, चौथे दिन पे या पाँचवें दिन पे। या आपको लगता है कि नहीं संडे को मैं ज़्यादा फ्री रहता हूँ तो संडे को मैं केवल रिवीजन करूँगा, मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, तो जो हफ्ते भर का आपने पढ़ाई की है उसका एक रिवीजन करते रहिए, ठीक है, रिवीजन करते रहिए। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप कुछ पढ़ते हैं तो उनका खुद से एक नोट बना कर रखिए। खुद से नोट बनाने का असर ये पड़ता है, या तो उनको टिक करते रहिए पेन से, या तो आप उनके खुद के नोट्स बना के रखिए। क्योंकि जो आप बुक से अगर उस चीज़ का रिवीजन करेंगे तो बुक काफ़ी लेंदी होती है और दोबारा उनको पढ़ने में आपको लगेगा नहीं यार इतना फिर से पढ़ना है, नहीं, कुछ चीज़ों को आप शॉर्टकट में कर लीजिए। जैसे आपने 200 क्वेश्चन तैयार किए या 20 क्वेश्चन तैयार किए, आपने आज डेली आज के 200 क्वेश्चन आपके हो गए। अब 200 क्वेश्चन आपके हो गए तो आपको लगा नहीं यार 200 क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा हो गए, तो जो क्वेश्चन आपको ऐसे लग रहे हैं कि नहीं मुझे ये याद ही नहीं होंगे, ठीक है, उन 150 क्वेश्चनों का ही आप नोट्स बनाइए। बाकी क्वेश्चन लगता है कि नहीं तो बहुत ईजी है, मुझे आते भी हैं, आज मैं एक बार देख लूँगा तो वो आ जाएंगे। तो नोट्स हमेशा बनाइए। ये ध्यान रखिए कि नोट्स आपको हेल्प ये करते हैं कि जब भी आप रिवीजन करते हैं उसमें यही नोट्स आपके काम आते हैं, क्योंकि बुक से रिवीजन करना इतना पॉसिबल नहीं होता है। बात करूँ सेल्फ कंटेम्पलेशन की, तो सेल्फ कंटेम्पलेशन जो होता है वो होता है आत्मचिंतन। कभी कभी ये भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है सेल्फ कंटेम्पलेशन। ये इसका मतलब होता है आत्मचिंतन, ध्यान रखिएगा क्या होता है आत्मचिंतन, चिंतन नहीं आत्मचिंतन। चिंतन होता है किसी के बारे में सोचकर परेशान होना, चिंता करना। आत्मचिंतन होता है कि उस चीज़ों को अपने अंदर उनका एक विश्लेषण करना, वो होता है आत्मचिंतन। देखिए जब भी आप कुछ पढ़ते हैं आप उन चीज़ों को कोरिलेट करिए, ठीक है, कि यार ऐसा है। इससे कुछ लोग क्या करते हैं इसको भी रटते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता मैंने आपको बताया ना, अभी छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है, तो आपको ये पता होगा कि इसको भी रोज रटते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस नदी किनारे है, तो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी किनारे, सिंधु नदी किनारे नहीं, नाम ही वही आ रहा है कि भाई ये घाटी है, ये सभ्यता है, ये सिंधु है। सिंधु घाटी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई उसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तो इस तरीके से समझ कर पढ़िए उसको। आत्मचिंतन इसी को कहा जाता है। ये नहीं कि मैंने सीधे आना है तो आप सीधे आ रहे हो दीवार पड़ गई वो तोड़ के आना है, थोड़ा टर्न हो लो भैया, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि एक आत्मचिंतन आपके दिमाग में हमेशा चलते रहना चाहिए कि उनको अपने हिसाब से कैसे याद कर सकते हैं हम, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं, वो होता है ऐड योगा एक्सरसाइज टू योर डेली रूटीन। देखिए आप योगा एक्सरसाइज और आउटडोर गेम की बात करूँ मैं, देखिए ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। उसका कारण ये है कि काफ़ी लोग आपके जीवन में या विद्यार्थी जीवन में इस पर ध्यान नहीं देते हैं। देखिए सुबह का 15 से 20 मिनट का ही समय इसमें जाता है, 15 से 20 मिनट, ठीक है, या मैं ये कह लूँ कि ठीक 15 से 20 मिनट का आपको समय देना होता है। तो जो ये समय है आपके लिए, ये कितना आपके जीवन में भूमिका निभाता है ये बता रहा हूँ। मान लीजिए आप 30 मिनट, मान लीजिए 15 से 30 मिनट कर देता हूँ मैं इसको। अगर आपने योगा एक्सरसाइज या आपने आउटडोर कोई गेम खेल रहे हैं, आउटडोर गेम से मेरा मतलब ये है, ऐसा नहीं वीडियो गेम खेल रहे हैं। कुछ लोग नहीं गेम क्या, अच्छा गेम खेलना है बस लाओ आज तो कैंडी क्रश या पबजी और ये फ्री फायर आज तो हम पूरा 2-4 लेवल कर देंगे। क्यों कर देंगे, ये हमें गेम ने कहा था खेलने के लिए सर ने। ऐसा नहीं होता है। गेम का मतलब होता है आउटडोर गेम। आप फुटबॉल खेल रहे हो, ठीक है, आप टेबल टेनिस खेल रहे हो, आप जो है क्रिकेट भी खेल सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि दिन भर ही खेल रहे हो, ठीक है। सो ऐसे गेम्स खेलिए जिनमें आप शरीर एक्टिव रहे थोड़ा सा। देखिए एक एग्जांपल छोटा सा लेके मैं बता रहा हूँ। एक कहावत है कि अगर आप मुझे 2 घंटे देंगे, क्या आप मुझे 1 घंटे मान लीजिए, मैं कहता हूँ, या 2 घंटे मान लीजिए, 1 घंटे आप देंगे मुझे पेड़ काटने के लिए, ठीक है। अगर आप मुझे 60 मिनट देते हैं, 60 मिनट आप मुझे पेड़ काटने के लिए देते हैं, एक पेड़ को काटने के लिए कितने देते हैं, 60 मिनट देते हैं, तो मैं 45 मिनट्स क्या करूँगा, अपने कुल्हाड़ी की धार तेज करूँगा। क्योंकि अगर मेरी कुल्हाड़ी की धार तेज हो गई तो वो
पेड़ कितने मिनट में कट जाएगा? मात्र 15 मिनट में कट जाएगा। 15 से कम में भी कट सकता है। लेकिन अगर कुल्हाड़ी की धार ही तेज़ नहीं है तो क्या होगा? वो पेड़ कटेगा ही नहीं। चाहे आप 1 घंटे दे दो तो मैं पूरा दिन दे दो, उसमें लेके पड़े रहेंगे। तो जब भी आप कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो भी कुछ करते हैं, देखिए वो आपका एक दिमाग, ये आपका CPU है, ठीक है, सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग यूनिट जो आपका दिमाग है, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि ये एक्टिव रहे। ऐसा नहीं कि दिमाग पे इतना लोड दिया पड़ा है आपने और वो एक्टिव है ही नहीं है, तो क्या करेंगे आप बताइए? ये जितना पढ़ेंगे, एक तरफ पढ़ते जाएंगे, दूसरी तरफ से भूलते जाएंगे। तो कभी भी आप पढ़िए तो आपकी दिनचर्या में योगा, एक्सरसाइज और आउटडोर गेम होने चाहिए। ना भी कुछ जा सकते हैं भाई आउटडोर गेम, मान लीजिए शहरों में कुछ लोग दूर हैं, नहीं जा सकते हैं एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज आप कर ही सकते हैं अपने छतों पर, बालकनी में। योगा, प्राणायाम, ये सब तो बहुत सी छोटी चीज़ें हैं, 15-20 मिनट कर लीजिए, दिन का बहुत है। तो अपने दिमाग को भी आप मजबूत रखिए, सो दैट अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, ताकि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको आप भूलें ना। अगर दिमाग में उसकी कैपेसिटी ही नहीं अच्छी है तो आप उसको पढ़कर क्या करेंगे? ठीक है, चलिए, तो ये मुझे लगता है ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ अपने अगले वाले पॉइंट की तरफ में, जो कि शायद लास्ट पॉइंट है, मोटिवेशनल स्पीच ऑब्लिक बुक। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक है, स्पीच भी सुनते हैं। ये आपके जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। वो भूमिका ऐसे निभाती है जब किसी के बारे में आप समझते हैं कि भी नहीं, आप चाहे अब्दुल कलाम जी को ले लीजिए, ठीक है, या चाहे अभी मैंने उस दिन बताया था ना आपको, द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में बताया था, हमारी जो महामहिम इस समय बनी है, राष्ट्रपति जो बनी है, द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, कि उनकी लाइफ में कितने हर्डल्स आए। तो जब आप किसी को किसी से कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि नहीं यार उसको हमसे बेसिक सुविधाएं भी नहीं मिल पाई, आपके पास तो रहने के लिए छत है, ठीक है, और लाइट है, बिजली है, पंखे हैं, या कह लो AC है, तो जो भी चीज़ें सुविधाएं हैं, वहाँ तो सुविधाएं भी नहीं मिल पाई। एक आदिवासी ग्रामीण महिला जो कि एक आदिवासी क्षेत्र में रहती है, जहाँ पर रिमोट एरिया है, जहाँ पर सुविधाएं बेसिक नहीं है, वो वहाँ से उठकर राष्ट्रपति बन सकती है। तो आप सोचिए, तो ऐसा तो आप तो और भी कुछ बन सकते हैं। ऐसा नहीं भी होता है, लेकिन ये आपको मोटिवेटेड रखती हैं। लेकिन मोटिवेशनल तभी काम आता है जब आपके किसी रास्ते में कोई रुकावट आने लगती है। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप फीलिंग लो कर रहे हैं कि नहीं यार मेरी तैयारी अच्छे से नहीं हो पा रही है, आप एक बुक रखिए, आपकी धार्मिक बुक भी हो सकती है, आपके किसी अच्छे राइटर की कोई बुक हो सकती है। जैसे मैं भी पढ़ता हूँ, तो मैंने रोंडा बर्ने की एक द सीक्रेट करके हैं, चाहे जीत आपकी है, ये सारी आपकी अच्छी बुकें हैं। सो जो भी बुक्स हैं उनको पढ़ते रहिए, कुछ स्पीच है यूट्यूब पे उनको देखते रहिए, जिससे आप हमेशा मोटिवेट रहें, ठीक है, आप क्या रहें, हमेशा मोटिवेट फील करें। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ा जो है चेंज लेके आती है। दूसरी बात मैं ये बता दूं मोटिवेशन का, कि ऐसा नहीं कि मोटिवेशनल वीडियो ही देखने से आप पास हो जाएंगे, ठीक है, दो चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने एक छोटी सी कहानी लेता हूँ कि मान लीजिए एक लड़के को किसी डॉक्टर ने बताया, नहीं एड देते ना कि कॉम्प्लान पिलाओ ये तो लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या किया कि कॉम्प्लान जो है, एक कॉम्प्लान ने ऐड किया कि कॉम्प्लान जो है आप पिला दीजिए और ये लड़का क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर उसके साथ खाना पीना नहीं मिल रहा है उसको, तो क्या लंबा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये एज ए सप्लीमेंट्री काम करता है। ये क्या काम करता है? एज ए सप्लीमेंट्री काम करता है, उसमें सहायक होता है। जब आप पढ़ने में अच्छे होते हैं, ऐसा आपने माना होगा कि जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं या अच्छे होते पढ़ना चाहते हैं, उनको भी उनके टीचर या आसपास के दोस्तों से हेल्प मिल जाती है, कहीं ना कहीं से उनको मदद मिल ही जाती है। तो जब भी आप मोटिवेशनल यही काम करता है कि जब भी आप अपने जीवन में डीमोटिवेटेड फील करें, या आपको लगे कि नहीं यार मेरी तैयारी मैंने 10 दिन कर ली है और मैं अपने आप के कॉन्फिडेंस को लूज़ कर रहा हूँ, आप एक बुक रखिए जिसको आप 1 घंटे 2 घंटे, सारी बुक एक साथ नहीं पढ़नी है, लेकिन उसको 1 घंटे 2 घंटे या 15-20 मिनट तो पढ़ ही लीजिए, ताकि इससे आपका फिर से मोरल बूस्ट हो जाए, ठीक है। तो ये आज के पॉइंट है, आई होप ये आपको हेल्प करेंगे। एक लास्ट पॉइंट मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहूँगा इसमें, कि जो कि सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है, जो सबसे बड़ी तैयारियाँ कर रहे हैं उनकी तरफ से ये भी पॉइंट आता है कि स्लोली बट कंटिन्यूअस। अगर आप उड़ नहीं सकते तो आप दौड़िए, दौड़ नहीं सकते तो चलिए, ठीक है। ये एक कहावत के तौर पर कह सकते हैं। देखिए जब भी आपको लगे कि नहीं आप डेली के 200 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन नहीं तैयार कर पा रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कि आप अब आज आप शाम को आए, मान लीजिए कहीं आपने पूरा दिन व्यस्त
व्यर्थ निकल गया आपका, किसी काम से किसी दोस्त ने बुला लिया या कहीं आपको जाना ही पड़ गया मान लीजिए। अब आप आते हैं, आपके पास बचते हैं 2 घंटे का समय बचा, लेकिन अब आपको ये पता था कि मेरे टाइम टेबल के हिसाब से मुझे मिलने चाहिए थे कितने, 8 घंटे, या आप मान लीजिए 10 घंटे का आपने टाइम टेबल बना रखा है, कितने का, 10 घंटे का बना, और 2 ही घंटे बचे हैं। अब आप क्या सोचते हैं कि नहीं यार 2 घंटे बचे हैं, अब छोड़ो इसको, जाने दो, अब आज आराम ही कर लो। ऐसा नहीं होता है। जब भी आप तैयारी करिए इन 2 घंटों को भी यूटिलाइज़ करिए, इन 2 घंटों को भी यूटिलाइज़ करिए या इनको भी उपयोग में लाइए। ऐसा नहीं है कि नहीं आपको 10 घंटे मिलेंगे तभी आप तैयारी करेंगे, आप 2 घंटों को भी यूटिलाइज़ करिए, इसमें जितनी तैयारी कर सकते हैं उतनी करिए। एक कहानी बेहद ही आपने बचपन से सुनी होगी, खरगोश और कछुए वाली, ठीक है, और कछुए वाली। इसमें क्या होता है कि खरगोश, जायज़ सी बात है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कभी नहीं होगा कि नहीं कछुआ खरगोश को हरा दे, कभी होता ही नहीं है, ठीक है। अभी ये आप कहीं से भागा के देखिए, ठीक है, लेकिन इस कहानी का जो सार था वो यही था कि इस व्यक्ति के अंदर ये चीज़ आ जाती है कि नहीं पढ़ने में बहुत तेज़ हूँ या मैं भागने में बहुत तेज़ हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है यार 2 मिनट में। अब जैसे मान लीजिए आपको किसी ने कह दिया नहीं भाई पढ़ने में बहुत तेज़ हो, 60 दिन बचे हैं यार, 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 60 दिन काहे के लिए पढ़ना, ठीक है, ये तो 15 दिन में आप ख़त्म कर देंगे, ये 60 दिन किस लिए पढ़ना है इसको। ऐसा नहीं होता है। जब भी आप पढ़ाई करिए आप स्लोली करिए, कछुए से इस तरह स्लोली चलिए और आप ही जीतेंगे, ठीक है। कोई भी कह रहा नहीं यार तुमने इतना नहीं पढ़ पाए, तुम इतना नहीं पढ़ पाए, इससे कोई मतलब नहीं है। वो उनकी क्षमता के हिसाब से है, सामने वाला कितना पढ़ लेता है, आपकी क्षमता कितनी है, आप अपनी क्षमता के हिसाब से अपने आप को रिजल्ट दीजिए। ऐसा नहीं कि आप अगर 8 घंटे पढ़ सकते हैं मन लगा करके तो 8 घंटे ही पढ़िए, सामने वाला कह रहा नहीं मैं तो 16 घंटे पढ़ता हूँ, तो अब 16 घंटे पढ़ने के चक्कर में ना फंसिए। तो कछुए की जो क्षमता थी, कछुआ शुरू में कह सकता था नहीं तो मैं तो खरगोश से हार जाऊँगा, खरगोश इतना तेज़ नहीं दौड़ सकता ना वो। तो यही बात यहाँ निकल के आती है कि स्लोली बट कंटिन्यूअस चलते रहिए, रुकना नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप जहाँ रुके तो जो आपने पढ़ाई की है वो भी आप भूल जाएंगे, ठीक है। और जो एक लगाव होता है पढ़ाई से, कि आपका लगाव भी धीरे धीरे क्या होगा, टूटने लगेगा। तो आई होप ये सारी जानकारियाँ आपको बिल्कुल समझ आई होगी, लेकिन ये ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताया है कि स्लोली बट कंटिन्यूअस, ये अपने दिमाग में रखिएगा, धीरे चलिए लेकिन कंटिन्यूअस, रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ना है, ठीक है, और एग्ज़ाम को क्रैक करना है। 60 दिन है, बहुत दिन है आपके पास, ठीक है। ये एग्ज़ाम इतना बड़ा भी नहीं है कि आप क्रैक ना कर पाएँ, ठीक है। आप में बहुत सारी योग्यताएं ऐसी हैं जो आपको भी नहीं पता, जब पढ़ते हैं समझते हैं तो ये आपके साथ निकल के आती हैं। लेकिन जब भी मैं बता तो रहा हूँ आपको, ऐसा ही करिए आप। लास्ट के अगर 10 दिन बचते हैं मान लीजिए, अब आपके 10 दिन बचे, इसमें आप स्प्रिंट मारिए। स्प्रिंट मारने का काम तो मैंने आपको बताया है, स्प्रिंट, सॉरी एक सेक्शन छूट गया था। स्प्रिंट में करना क्या है आपको कि आप टाइमर ऑन कर लीजिए। देखिए 2 घंटे का समय है, पर्याप्त समय है, उसमें टाइमर की कोई विशेष ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी आप जितने भी ये 5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 5 सालों के जो क्वेश्चन पेपर हैं, अब आप क्या करेंगे, पिछले 10 दिन बचते हैं आपको, उसमें वही सॉल्व करिए आप, ठीक है, उसको सॉल्व करिए। क्योंकि आप ऐसे लेंदी स्टडी नहीं कर सकते जो एक स्टडी के तौर पर होती है। मैं कहूँ कि हाई स्कूल का एग्ज़ाम 2 महीने बचे हैं, पूरा सिलेबस 2 महीने में ख़त्म करा दिया जाए, तो एक सच्चाई है कि ये नहीं ख़त्म किया जा सकता, ठीक है। इसमें सिलेक्टिव स्टडी करके ही हम अपने ज़रूरत लायक नंबर निकाल सकते हैं। और ये सत्य है क्योंकि आपने 12th पढ़ा होगा, 10th पढ़ा होगा, 10th तक ऐसा तो है नहीं बिना किताबों के स्कूल चले गए होंगे। सो ये ध्यान रखिएगा कि 60 दिन जो आपके पास समय बचा हुआ है वो पर्याप्त समय है, ठीक है। इसमें आप एक अच्छी तैयारी कर अच्छे नंबर ला सकते हैं। हम अपना पूरा प्रयास रखेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन दिए जाएं ताकि इस तैयारी में आपके पास कोई दिक्कतें ना आए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।